physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। आपको इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के इजी से इजी नोट्स मिलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख करके अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस लेक्चर में हमने क्या किया था, एलसी ऑसिलेशंस की थी, उनकी 9 स्टेजेस थी और कैसे हमने बताया था कि एनर्जी का ऑसिलेशंस होता है कैपेसिटर्स में और इंडक्टर से फिर कैपेसिटर में। ये हमने किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। जो ये हमारे रेजोनेंस होता है ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है हमारा सीरीज रेजोनेंस और दूसरा होता है हमारा पैरेलल रेजोनेंस। अब उनके टाइप्स करने से पहले हम देखेंगे कि रेजोनेंस क्या होती है। देखो बुक्स में जो हमारी डेफिनेशन होती है वो ये गिवन है कि फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस इज अमंग common among system have tendency to oscillate a particular frequency, यानी एक सिस्टम के पास oscillate करने की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। This frequency is called natural frequency और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी of oscillation of system. If such a system is driven by an energy source, हमने मान लिया कि इस सिस्टम को कोई एक एनर्जी सोर्स से ड्राइव कर दिया, वो जो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है वो लार्ज हो जाता है और यही हमारी रेजोनेंस होती है। अगर हम एग्जांपल लेके देखें कि ये तो सिर्फ डेफिनेशन है क्योंकि इससे जो है अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता कि रेजोनेंस रियल में क्या होता है। हमारा जो अगर रेजोनेंस का अगर एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लिया कि एक चाइल्ड जो है वो स्विंग के ऊपर स्विंगिंग कर रहा है बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में, फिर क्या हुआ कि दूसरे चाइल्ड ने अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट कर रहा है शुरू में जो बैक एंड फोर्थ था, उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे चाइल्ड ने क्या किया, उसको उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ पुश कर दिया जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ पहले वो मूव कर रहा था, मतलब जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी उतनी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही उसने जो दूसरे चाइल्ड ने उसको फ्रीक्वेंसी दे दी और वो उतनी ही, मतलब उसका अगर हम देखेंगे कि स्विंगिंग की जो है रेजोनेंस है यानी एम्पलीट्यूड जो होगा ना स्विंग का वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, जल्दी जल्दी क्या करने लगेगा, स्विंग करने लगेगा, है ना। तो यही होती है हमारी रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का एग्जांपल यहाँ से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या होगा कि यहाँ से हमारी जो अगर हम फ्रीक्वेंसी जो हम ड्राइवन फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं अगर वो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तब हम क्या बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा और उस टाइम पे हमारी रेजोनेंस अक्कर होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी रेजोनेंस। अब हम इसके टाइप देखेंगे कि हमारे जो रेजोनेंस होते हैं उसके दो टाइप्स आते हैं, सीरीज रेजोनेंस और दूसरा हमारा होगा पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस से पहले हम क्या करेंगे, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस को हम बाद में करेंगे। तो पहले हम देखें कि हमारा सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, इसको हम रिमूव कर दें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा सीरीज रेजोनेंस क्या होता है। देखो सीरीज रेजोनेंस सर्किट, अब हम देखेंगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट, यानी हमारी बुक्स में ये ऐसे लिखा होता है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट इन एलआरसी, यानी इसमें क्या होगा, ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें हमारा कंडक्टर, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, तीनों सीरीज में होते हैं और एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ कनेक्ट होते हैं और उनके अंदर जो है करंट मैक्सिमम फ्लो करता है, इसलिए हम इनको एडमिटर या एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, it is a circuit in which inductor, resistor and capacitor क्या हो, are in series। are in series and circuit admits maximum current corresponding to किसके corresponding, हमने जो अल्टरनेटिंग एसी कनेक्ट कर रखी है ना, corresponding to एसी सोर्स।
सीरीज रेजोनेंस ऐसा सर्किट होगा जहां पे रेजिस्टर, कैपेसिटर और जो इंडक्टर है वो किस में होंगे, सीरीज में होंगे, और सर्किट जो है मैक्सिमम करंट एडमिट्स करेगा कोरस्पोंडिंग टू एन अल्टरनेटिंग एसी। यानी हमारे पास जो है, मान लिया ये हमारा इंडक्टर होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा और ये हमारा कैपेसिटर होगा। तीनों हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये हमारी हो जाएगी ईएमएफ। ठीक है, ये हमारा एल आर सी। ठीक है, ये होता है हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट, यानी इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर क्या होंगे, सीरीज में कंबाइन होंगे अल्टरनेटिंग एसी के साथ, और उसमें से जो है मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। अब देखो यहाँ से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है ना, हमें पता है कि उसका जो इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि जो हमारा ये तीनों अगर हमें सीरीज में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है दैट इज एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से जो मैक्सिमम, अगर इसकी डेफिनेशन में देखें कि ये बोले कि मैक्सिमम करंट को एडमिट्स करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इंपीडेंस है वो आर के इक्वल आ जाए, मतलब क्या होगा कि इंपीडेंस है वो मिनिमम हो जाए, तभी तो हमारा करंट मैक्सिमम हो सकता है। अगर करंट मैक्सिमम होने का मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यही तो है कि हमें पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना। यहाँ से I हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज V बाई आर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हमारा करंट मैक्सिमम है इसका मतलब यही तो है कि रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम है। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इंपीडेंस है वो आर के इक्वल लेके आना पड़ेगा। यानी हमारे पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या कंडीशन होगी, हम इसको जीरो कैसे लेके आ सकते हैं, जब हमारा एक्सएल जो है अगर इक्वल टू एक्ससी हो जाए, है ना। ये कंडीशन आएगी तभी तो हमारे पास जो इंपीडेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा, यानी रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम होगा। यानी जो हमारा नेट इंपीडेंस है ना, इंपीडेंस हमने क्या बताया था, क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, यानी ये जो इंपीडेंस है ये मिनिमम हो तभी इसके अंदर से मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है। यानी हमें क्या चाहिए कि ये वाली कंडीशन चाहिए कि अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाए तो ये वाला केस तो जीरो बन जाएगा और सिर्फ हमारे पास आर स्क्वायर बच जाएगा। यानी अगर हम देखें कि अगर ये कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर दें तो यहाँ से एक्सएल माइनस एक्ससी मतलब सेम हो गए तो ये वाली जीरो हो जाएगी, प्लस क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। अगर हम क्या करें, इस आर स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यानी देखो इंपीडेंस हमारा रेजिस्टेंस के इक्वल आ गया। देखो यही कंडीशन तो हमें चाहिए थी कि हमारा इंपीडेंस अगर रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाए, यानी मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाए, तभी हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, ये होती है हमारी सीरीज रेजोनेंस सर्किट, यानी इसके अंदर हमें ये कंडीशन फॉलो करनी है, तब हमारा रेजिस्टेंस मिनिमम होगा और तब हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा उस सर्किट के अंदर से। ठीक है, तो ये होती है हमारी सीरीज रेजोनेंस सर्किट। जो ये हमारे सीरीज रेजोनेंस सर्किट होते हैं ना, इनका जो यूज किस में किया जाता है, जो हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी क्या होती है, जो हमारे टीवी एंड रेडियो रिसीवर सेट होते हैं ना, उनमें इसका यूज किया जाता है। उसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर सीरीज में होंगे। अगर इंपीडेंस जो है मिनिमम हो जाएगा, इसका मतलब करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। करंट मैक्सिमम फ्लो करने के कारण जो रेडियो और जो टीवी के जो ट्यूनिंग आएगी ना वो शार्प आएगी, है ना। ये आगे जो आएगा, जो हमारा शार्पनेस और क्यू फैक्टर करेंगे ना हम, क्वालिटी फैक्टर, उसमें ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम इसमें क्यों यूज करते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट का। तो हमारे टीवी एंड रिसीवर जो हमारे रेडियो सेट्स होते हैं उनमें हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट का यूज करते हैं, क्योंकि करंट मैक्सिमम होने के कारण उनकी ट्यूनिंग शार्प हो जाती है। ट्यूनिंग शार्प होने के कारण हमें अच्छे से क्लियर वॉल्यूम सुनाई देती है, इसलिए सीरीज रेजोनेंस सर्किट का टीवी और रेडियो रिसीवर सेट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी सीरीज रेजोनेंस सर्किट की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सीरीज रेजोनेंट सर्किट। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारी आती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एट इट मतलब जो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, इट इज ए फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स। ठीक है, तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी जहां पे हमारे रेजोनेंस अकर्स होती है उनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे कि हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
is a frequency at which resonance occurs. At which resonance occurs, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारी रेजोनेंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखो हमारी ये रेजोनेंस की कंडीशन थी दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, है ना, ये हमारी रेजोनेंस की कंडीशन थी। अगर हम इसमें देखें कि एक्सएल हमारा क्या होता है, दैट इज ओमेगा इनटू एल, है ना, ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा ओमेगा एल होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा 1 बाई ओमेगा सी होता है। ठीक है, ओमेगा एल हमें पता है कि 2 पाई म्यू होता है हमारा ओमेगा इनटू एल इज इक्वल टू, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 2 पाई म्यू इनटू सी। अब देखो, अब हमें यहाँ से क्या चाहिए कि हमारे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी हमें ये म्यू चाहिए। अब अगर इस म्यू को अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से अगर इसको नीचे ले आए, देखो अगर हम इसको नीचे ले आए यानी यहाँ से ये हो जाएगा 1 बाई, नीचे जाके क्या हो जाएगा, दैट इज, इसको हम क्या लिख दे, 2 पाई का स्क्वायर लिख देते हैं ना, 2 पाई का स्क्वायर लिख दे और ये नीचे क्या आ जाएगा, है ना, म्यू से हमारा अगर हम म्यू स्क्वायर, देखो ये म्यू ऊपर चला गया, म्यू स्क्वायर लिख देंगे ना क्योंकि ये म्यू चला गया ऊपर, ये 2 पाई नीचे आ गया, 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा एलसी। ठीक है, ये हो गया। अगर हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दें, स्क्वायर रूट, है ना, या फिर स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल ही आएगा, तो ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो देखो यहाँ से म्यू स्क्वायर आएगा यानी हमारे पास फ्रीक्वेंसी एज इट इज, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, यानी हमारे पास सिंगल फ्रीक्वेंसी बच जाएगी, है ना, तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई, क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट से हमारा ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एलसी। देखो ये हमारी वो फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जहां पे हमारी ये वो फ्रीक्वेंसी जहां पे रेजोनेंस अकर्स होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहाँ से हमने क्या किया, पहले हमने रेजोनेंस की कंडीशन ली, रेजोनेंस हमारा कब होता है, अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाए, तो एक्सएल इज ओमेगा एल, एक्ससी इज 1 बाय ओमेगा सी, बिकॉज इट इज ए कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट इज ए इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसके बाद आएगा 2 पाई म्यू एल, हमें पता है इसका जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 2 पाई इनटू म्यू होती है, और यहाँ से 2 पाई म्यू इनटू सी, क्योंकि 1 बाई सी होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ से हमने क्या किया, म्यू स्क्वायर को उधर ले गए, 2 पाई को नीचे लिया, इसका स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया एलसी। फिर हमने इस इक्वेशन का जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेने के कारण यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंगल म्यू बच जाएगा, यहाँ से 2 पाई से इसका फिर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट एलसी। तो ये हमारी वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे रेजोनेंस अकर्स होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होती है, दैट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब इसका एक ग्राफ भी होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, अब देखो वो ग्राफ क्या होता है, इसको हम रिमूव करते हैं, ये वाली हो गई, है ना। अब इसका देखो जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, देखो देखो यानी ये वाला हमारा पीक पॉइंट होता है, ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा इनटू आर, यानी इसके ऊपर जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम, यानी ये हमारा, इसको हम आई नॉट बोलेंगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम करंट हो रहा है। ये वाला हो जाएगा हमारा दैट इज ओमेगा इनटू 1, और ये वाला हो जाएगा हमारा दैट इज ओमेगा इनटू ओमेगा 2, है ना। इनके बीच में अगर डिफरेंस देंगे तो डेल ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, ये वाला हमारा हो जाएगा मैक्सिमम करंट, है ना। इसको हम, अगर हमारा करंट मैक्सिमम है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो ये हमारा होता है रेजोनेंस कर्व होता है। इस डायरेक्शन में हमारा ओमेगा हो जाएगा और इस डायरेक्शन में हमारा करंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल अगर हम देखेंगे तो ये हमारा रेजोनेंस कर्व होता है। इस ग्राफ की और जो डिटेल होगी वो हमारे जो क्यू फैक्टर की डेफिनेशन अब हम जब हम करेंगे ना
तब उसमें हमारा अच्छे से क्लियर होगा कि हमारा अगर आर डिक्रीज हो रहा तो कैसे, क्यों अगर इंक्रीज हो रहा तो आर डिक्रीज होगा, आर डिक्रीज हो रहा होगा तो क्यों इंक्रीज होगा, है ना। तो इनकी जो होगी, इनकी जो अच्छे से इस ग्राफ को क्लियर करेंगे वो हम करेंगे क्यू फैक्टर की डेफिनेशन में, क्योंकि उसी से हमारी जो है इसकी सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम जब इस ग्राफ का पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम करेंगे दैट इज क्यू फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ये हो गया हमारा रेजोनेंस ग्राफ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एंड जो हमारा क्यू फैक्टर होता है और क्यू फैक्टर की दो डेफिनेशन होंगी वो हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके।